हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद पायलट मनोज में। दोस्तों, लास्ट क्लास में आपने बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसे हम आगे बढ़ाते हैं आज। इसमें आज हम पढ़ेंगे टी स्क्वायर। तो ये देखो, इसका डायग्राम बना हुआ है टी स्क्वायर का। कैसा होता है टी स्क्वायर? ये टी स्क्वायर होता है, जो ये बड़ी वाली एज होती है इसको अपन ब्लेड कहते हैं, और ये वाली एज होती है उसको वर्किंग एज कहते हैं। इसका जो आगे वाला भाग होता है उसको हेड कहते हैं, और ये पीछे वाला भाग होता है उसको टेल कहते हैं। ठीक है। तो इसकी छोटी सी जो ये है, इसकी थ्योरी है, उसको पढ़ लेते हैं, और उसके बाद अपना ये चैप्टर थोड़ा सा बचेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा एक दिन के अंदर वो। तो टी स्क्वायर ये टी आकार का होता है ना। ये किस आकार का होता है? टी आकार का। अंग्रेजी के अक्षर टी आकार की तरह होता है। इसे सागवान की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है। टी आकार के मुख्य दो भाग होते हैं, हेड एंड ब्लेड। ठीक है, ये हेड हो गया, ये ब्लेड, और ये इसका टेल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, दो पार्ट होते हैं मेन इसके, एक तो हेड होता है और एक ब्लेड होती है। ठीक है, दोनों भाग तीन चार या 5 स्क्रू नहीं है, स्क्रू की सहायता से 90 डिग्री के एंगल पर सेट होता है ना। ये देखो 90 डिग्री के एंगल पर सेट है। ठीक है, छोटी सी थ्योरी है, उसको फटाफट क्लियर करते हैं, फिर अपन आगे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। जो ये ब्लेड होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? 500 से 1500 mm तक हो सकती है। ठीक है, और टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर अपन वक्र रेखा कभी नहीं कह सकते। वक्र रेखा यानी ऐसी गोल वाली रेखा है, या ऐसी रेखा है ना, ये रेखाएं कभी नहीं कह सकते हैं। ओनली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसी लाइनें कह सकते हैं टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर मिलाकर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इस थ्योरी को कंप्लीट करते हैं। देखो, ये टी स्क्वायर के मानक प्रकार है ना। टी स्क्वायर के क्या है? मानक प्रकार है। टी स्क्वायर के मानक प्रकार क्या है? इसकी एक T0, T1, T2 और T3 यानी 4 प्रकार के टी स्क्वायर के मानक स्टैंडर्ड साइज है ना। तो जो सबसे बड़ा होता है वो T0 होता है, और जो सबसे छोटा होता है वो T3 होता है ना। T0 की लेंथ होती है 1500, उसमें +- 10 mm का डिफरेंस तक, मतलब टॉलरेंस है। ठीक है, और T1 में 1000 की लेंथ होती है, उसमें भी +- 10 का टॉलरेंस रहता है, यानी 10 ऊपर नीचे हो सकता है 10 mm है ना। और T2 में 700 +- 5 का टॉलरेंस रहता है, और T3 में 500 की लेंथ होती है, 500 mm की। ये जो लेंथ है वो mm में है, इसमें +- 5 mm का रह सकता है ना। ये आपको जो सारणी है आपको याद रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दूसरा अपना है मिनी ड्राफ्टर, है ना। अगर आपने कभी ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाई होगी इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में, तो वहाँ एक टेबल के ऊपर इसको अपन सेट करते हैं, क्लेम कर देते हैं, और क्लेम करके केवल ये वाली एज होती ना, ये वाली एज, इससे अपन वर्क करते हैं, और इसके ये गोल गोल होता है, उससे अपन एंगल ऐसे खींच सकते हैं ना। तो ये होता है इसका जो भी सिस्टम, है ना। तो मिनी ड्राफ्टर एक ऐसा यंत्र है जो टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, स्केल और प्रोटेक्टर के कार्य को एक साथ पूरा करता है। यानी ये सीधी लाइन भी खींच सकता है, वर्टिकल लाइन भी खींच सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच सकता है, एंगल भी बना सकता है, कोई भी एंगल हो वो बना सकता है ना, और कोई भी मेजरमेंट भी ये कर सकता है। यानी सारे काम इस एक मिनी ड्राफ्टर से हो सकते हैं। और जो बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड, इसके ऊपर इसको क्लेम कर देते हैं, है ना। और जो ये वाली आर्म होती है इसकी, ये एडजस्टेबल होती है, इसको ऊपर नीचे अपन करके अपना जो एंगल या जो भी लेंथ अपन को मेज़र करना या एंगल बनाना हो तो उससे अपन कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या होती है, 2 ग्रेजुएटेड आर्म होती है। ग्रेजुएटेड आर्म यानी एडजस्ट हो जाती है जो आर्म, है ना। एक एरी आर्म, इसकी 2 आर्म होती है जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर कोणों पर मुड़े रहते हैं।
एक दूसरे के 90 ऊपर के कोणों पर मुड़ी रहती है। ठीक है, अब मिनी ड्राफ्टर के यूज़ क्या है, देखो इसके द्वारा एक क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइनें खींची जा सकती है। भुजाओं को भिन्न भिन्न कोणों पर रखकर तिरछी लाइनें खींची जा सकती है। स्केल इसे जो ये मिनी ड्राफ्टर है इसका कितना स्केल होता है, 90 डिग्री का होता है। इसके साथ सेट स्क्वायर की आवश्यकता नहीं होती है, टी स्क्वायर की भी नहीं होती है ना। ये 3 प्रकार के होते हैं, मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल, मिनी ड्राफ्टर वर्टिकल और यूनिवर्सल मिनी ड्राफ्टर, है ना। इसके जो प्रकार याद रखने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है ना। और ये याद रखना है इसका स्केल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। सेट स्क्वायर, तो सेट स्क्वायर होता है, क्या होता है सेट स्क्वायर, देखो ये अपन इसको क्या कहते थे, त्रिभुज वाला। अपन स्कूल में भी इसको जो अपना बॉक्स होता था उसमें अपन इसको रखते थे छोटे टाइम, या बड़ी क्लासों में अगर मैथ्स ली होगी तो ये आए होंगे अपने पास, पड़े रहते हैं इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, है ना। तो इसका नाम तो यार मुझे हिंदी में पता नहीं है, लेकिन हम इसको सेट स्क्वायर कहते थे, है ना। ये 45 डिग्री का सेट स्क्वायर है, 45 डिग्री का, और ये 30 से 60 डिग्री का सेट स्क्वायर है। यानी 2 तरह के सेट स्क्वायर होते हैं, एक तो 45 डिग्री सेट स्क्वायर और 30 से 60 डिग्री। 60 डिग्री का नहीं, केवल 30 से 60 डिग्री का सेट स्क्वायर सेकंड वाला, इसमें 30 ऐड कर लेना है ना, 30 से 60 डिग्री का सेट स्क्वायर। फिर टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर की मदद से भिन्न भिन्न लाइनें भिन्न भिन्न कोणों पर खींची जा सकती है ना। ये टी स्क्वायर था, उसके साथ इसको रखकर अपन अलग अलग एंगल पर लाइनें खींच सकते हैं ना। और इसकी आधी थ्योरी यार इधर मिसमैच हो गई है, ये इधर है इसके आधे। तो जो सेट स्क्वायर है उसको अपन पारदर्शक मटेरियल से बनाया जाता है। टी क्या पारदर्शक, लकड़ी से भी बन सकता है, और ये पारदर्शक मटेरियल प्लास्टिक से भी बनाया जाता है ना। टी ये 13 टी है, टी स्क्वायर के साथ सेट स्क्वायर का होना अति आवश्यक होता है, अन्यथा कार्य नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, क्योंकि ये टी स्क्वायर है, इसके साथ सेट स्क्वायर रखेंगे ना तभी काम हो पाएगा, नहीं तो इससे तो अपन क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ही खींच सकते हैं, और दूसरा कुछ काम है नहीं। अगर सेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं तो अपन एंगल भी बना सकते हैं इसका ना। ड्राइंग शीट पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए इस उपकरण का प्रयोग होता है, सीधी सी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये छोटी छोटी थ्योरी है, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर अपन जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं वो भी करेंगे। सेट स्क्वायर होता है वो कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है और प्लास्टिक की बनी होती है। सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग 180 होता है, सीधी सी बात है। ये 60 है, ये 30 है, ये 60 है, ये 90, इनका हो गया 180। और 45 डिग्री का है तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपने पास 180 डिग्री, है ना। तो सेट स्क्वायर का भी आता है कि सेट स्क्वायर के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है ना। इसमें 20 व 90 डिग्री सेट स्क्वायर की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। इसमें गलत है, 20 नहीं 45 है ना। 45 व 90 डिग्री के सेट स्क्वायर की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है ना। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, थोड़ा ध्यान रखना, मैं बोलता हूँ तब आप करेक्शन कर लेना, है ना। क्योंकि मैं अकेला सारा नोट्स बनाता हूँ और फिर वापस इसमें ऑनलाइन के लिए इसको सेट करता हूँ, फिर कहीं ना कहीं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जहाँ अगर मिसमैच होगा मैं बता दूंगा, आप उसको अपने नोट्स में करेक्ट कर लेना, है ना। सेट स्क्वायर के उपयोग, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, तिरछी लाइन, झुकी हुई लाइन खींच सकते हैं और कोण बना सकते हैं, यानी सब चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि सेट स्क्वायर का ऐसा होता है शेप, तो देख लो, वर्टिकल लाइन खींच सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं, तिरछी लाइन खींच सकते हैं और एंगल भी बना सकते हैं, ठीक है। कंपास, जिसको अपन हिंदी में प्रकार कहते थे स्कूल के टाइम में ना, तो बड़ी कंपास का उपयोग 50 mm से अधिक के व्यास को खींचने के लिए किया जाता है, और छोटी कंपास का उपयोग 25 से 50 व्यास के वृत्त खींचने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, है ना, याद रखना। बड़ी कंपास 50 mm और छोटी कंपास 25 से 50 mm। फ्रेंच कर्व, देखो फ्रेंच कर्व का यूज़ क्यों होता है, कभी कभी हमें ऐसे कर्व को खींचने की आवश्यकता होती है जो प्रकार की सहायता से नहीं खींच सकते हैं, तो उसको किस से खींच सकते हैं, अपने फ्रेंच कर्व से। यानी आधे टेढ़े कर्व ऐसे कर्व बनाने हो, या ऐसे कुछ आधे टेढ़े कर्व बनाने हो ना, तो अपन फ्रेंच कर्व का यूज़ लेते हैं, ठीक है। ये भी प्लास्टिक का बना होता है। इसे
इनरेमुलर कर्व भी कहते हैं ना, ध्यान रखना। स्केल आप सबको ही पता है स्केल कैसी है, जिसको मैंने इसका जो डायग्राम वो बता रखा है। स्केल है ना, प्लास्टिक की भी बनी होती है, लकड़ी की भी बनी होती है ना। किसी ऑब्जेक्ट का ड्राइंग फुल साइज़ का संभव नहीं होता है और ना ही आसान होता है इसे बनाना, है ना। सीधी सी बात, अगर मैं किसी मकान का उसका वास्तविक डायग्राम बनाऊँ तो उसके लिए कितनी बड़ी शीट चाहिए होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। और अगर कोई किसी घड़ी के कल पुर्जे का डायग्राम बनाना तो उसके लिए, अगर उसका वास्तविक डायग्राम बनाओ तो उसके लिए कितनी छोटी शीट चाहिए होगी, और उसके ऊपर छोटा सा डायग्राम, वो संभव नहीं है ना। इसलिए अपन डिफरेंट टाइप के स्केल यूज़ करते हैं ना, और वो स्केल अपन ड्राइंग शीट के ऊपर मेंशन कर देते हैं। जैसे अगर कोई किसी चीज़ का डायग्राम बनाना, उसको इनलार्ज करके बनाते हैं, है ना, तो 1:2, और छोटी करके बनाते हैं तो 2 छोटी करके बनाते, फिर बड़ी करके बनाते हैं ना तो 1:2, और छोटी करके इसको बड़ी बनाएंगे ना तो 2:1 में बन जाएगी। ठीक है। तो बड़ा वस्तु अर्थात मकान का ड्राइंग स्केल को छोटा करके बनाया जाता है, जबकि मशीनों के छोटे पुर्जे का ड्राइंग स्केल को बड़ा करके बनाया, सीधी है ना। कि अगर मकान बड़ा है तो बड़ी सीट तो अपने पास है नहीं, वो छोटी सीट है, उसके ऊपर अपन क्या करते हैं, उसका स्केल मेंशन कर देते हैं कि इस स्केल में बनाना होता है ना। और जो छोटी मशीनों के पुर्जे होते हैं उसके लिए अपन स्केल को बढ़ा देते हैं, जिससे उसका ड्राइंग बड़ा हो जाता है। ठीक है। ये किसी वस्तु के वास्तविक डायमेंशन के अनुपात को दर्शाता है, यानी स्केल क्या होता है, किसी वस्तु के वास्तविक डायमेंशन के अनुपात को दर्शाता है। इसके लिए अपन एक स्केल फैक्टर दिया जाता है। स्केल फैक्टर क्या होती है, जो ड्राइंग की लंबाई होती है ना, ड्राइंग की लंबाई, ड्राइंग में किसी रेखा की लंबाई होती है और उस ऑब्जेक्ट की वास्तविक लंबाई होती है, उसका अनुपात होता है स्केल फैक्टर, है ना। ड्राइंग में किसी रेखा की लंबाई, यानी जैसे कोई मकान है, उस मकान की अपन रेखा की लंबाई और उस मकान की वास्तविक लंबाई क्या है ना, उसका अनुपात लेंगे तो स्केल फैक्टर बन जाता है अपने पास, है ना। और जो भी अपन ड्राइंग बनाएंगे और उसके लिए स्केल जो भी अपन लेते हैं, उस स्केल को अपन जो अपनी ड्राइंग शीट है उसके ऊपर अपन मेंशन कर देते हैं ना। जो देखो स्केल रेशियो कैसे दर्शाता है, जैसे कि ये फर्स्ट स्केल है 1:1, इसका मतलब है फुल साइज़, यानी जो अगर कोई टेबल बनानी है और टेबल का जो फुल साइज़ है, अगर कोई मकान बनाना है तो फुल साइज़ क्या होगा, 1:1। अगर कोई मकान है उसका जैसे कोई छोटी चीज़ है, उसका छोटी चीज़ को अपन बड़ा करके बनाते हैं तो उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 5:1। कुछ भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, 3:1 भी हो सकता है, कुछ भी जो स्केल आप मानोगे वो हो जाएगा, है ना। और किसी बड़ी वस्तु का और ड्राइंग बनाना है तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, स्केल को रिड्यूस करेंगे, यानी जैसे मकान का बनाना है इसके लिए इस जो स्केल है उसको छोटा करेंगे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1:5 रिड्यूसिंग साइज, जिसमें एस जो स्केल होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल। जैसे 1 सेंटीमीटर लंबाई एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे 1 सेंटीमीटर लंबाई को 1 सेंटीमीटर में रखते हैं तो वाई स्क्वायर 1/1 का होगा, तो ड्राइंग का वो साइज़ क्या होगा, फुल साइज़ होगा। यानी जो ड्राइंग 1 सेंटीमीटर के और अपन 1 सेंटीमीटर का ही बना रहे हैं, है ना, उसको छोटा करके नहीं बना रहे, तो वो स्केल का क्या साइज़ होगा, वो फुल साइज़ होगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पेंसिल। पेंसिल सबको पता है, सबने यूज़ की है स्कूल टाइम में। किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, जिसमें जो वास्तविक पेंसिल होती है वो तो लकड़ी की बनी होती है, बाकी तो प्लास्टिक वगैरह की काफ़ी बनती है अलग अलग तरह की का, लेकिन जो अपनी ड्राइंग की है वो लकड़ी की बनती है। उसके अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट की लीड लगी होती है ना। जो पेंसिल का आविष्कार है किसने किया था, कॉर्नेड गेजनर ने किया था। इसे फादर ऑफ पेंसिल भी कहते हैं, है ना। पेंसिल की जो टोटल ग्रेडिंग होती है वो कितनी होती है, 18 होती है। कितनी होती है, 18 ग्रेडिंग होती है, जिसमें 9H से लेकर 2H, फिर HF, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B, ये 18 ग्रेडिंग है पेंसिल की, जिसका अपन यूज़ अलग अलग ड्राइंग में अलग अलग है। जैसे डायमेंशन लाइन खींचनी है तो उसके लिए अलग यूज़ करते हैं, है ना। अलग अलग लाइन खींचने के लिए अलग अलग पेंसिल का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं पेंसिल कितने तरह की है। देखो पेंसिल होती है 3 तरह की, कठोर, मीडियम और नॉन पेंसिल।
पेंसिल को 3 भागों में बांटा गया है, कठोर पेंसिल, मध्यम पेंसिल और नर्म पेंसिल। कठोर पेंसिल में देखो 4H से लेकर 9H तक सभी कठोर पेंसिल है ना, जिसमें जो 9H है सबसे कठोर पेंसिल है। और ये याद रखना, जितनी ज़्यादा पेंसिल कठोर होगी उससे उतना ही हल्का लिखा जाएगा, और जितनी नर्म पेंसिल होगी उससे उतना ही गाढ़ा लिखा जाएगा। ठीक है, देखो मैंने लिख रखा भी, ये पेंसिल जितना ज़्यादा कठोर होगा उससे उतना ही हल्का लिखा जाएगा। ठीक है, पेंसिल में H का मतलब होता है हार्डनेस और B का मतलब होता है ब्लैकनेस यानी कालापन। ठीक है, मध्यम पेंसिल है H स्टार, 2H और 3H मध्यम पेंसिल है। इसका उपयोग मध्यम रेखा खींचने के लिए किया जाता है, खींचने के लिए ना, के नहीं के, ऐसा खींचने के लिए किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर 2H पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसमें कौन सी पेंसिल का अधिकतर यूज़ किया जाता है? मध्यम पेंसिल में 2H का। ठीक है, नर्म पेंसिल में क्या होता है? HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B और 7B। यानी नर्म पेंसिल का मतलब क्या होता है? काला ज़्यादा डार्क लिखेगा, और डार्क लिखेगा तो इसमें ग्रेडिंग उसकी B से होगी, और जो हल्का लिखेगा मतलब हार्डनेस होगी पेंसिल, तो उसकी ग्रेडिंग S से होगी। ठीक है, ग्रेडिंग समझ में आ गई होगी आपको। सबसे नर्म पेंसिल कौन सी है? 7B। ठीक है, जितना नर्म पेंसिल होगा उतना गहरा लिखेगा यानी काला लिखेगा, और सबसे गहरी पेंसिल कौन सी है? 7B है। ठीक है, कुछ पेंसिल के प्रकार हैं। शार्प पेंसिल पॉइंट। ठीक है, तो शार्प पेंसिल पॉइंट का उपयोग कंस्ट्रक्शन लाइन या वह डायमेंशन लाइन खींचने में किया जाता है ना। जो अपन किसी ड्राइंग का अपन पहले कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन लाइन को खींचने में और डायमेंशन लाइन खींचने में बनाया जाता है। चिजल पॉइंट पेंसिल, इसका उपयोग हॉरिजॉन्टल व वर्टिकल लाइन खींचने में किया जाता है ना। थोड़ी चिजल पॉइंट ऐसे होती है ना, जो पेंसिल का नोक होता है वो ऐसे होती है, चिजल पॉइंट का ये वाला पॉइंट होगा, है ना। ये ऐसा पेंसिल होती, और पेंसिल का ये थोड़ा चिजल होगा, है ना, शेप। और शार्प पॉइंट का मतलब होगा एकदम ऐसा तीखा वाला शार्प पॉइंट, है ना। ब्लंट पॉइंट पेंसिल, इसका उपयोग लेटरिंग डायमेंशन में किया जाता है, यानी जो अपन नोट वगैरह लिखते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लंट पॉइंट पेंसिल का प्रयोग किया जाएगा ना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। और थोड़ा सा ये चैप्टर बाकी रहा है, और इस चैप्टर को अपन कंप्लीट कर लेंगे एक या 2 दिन में, फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, है ना। अब इसमें बचा है अपना ड्राइंग शीट के बारे में अपन पढ़ेंगे, क्या क्या होता है ड्राइंग शीट में। फिर इसके बाद में अपन कुछ इसके ऊपर 100 क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और जब भी लोको पायलट की वैकेंसी निकलेगी, आपको अपने बस नोट्स को पढ़ना है और जो मेंस एग्ज़ाम है वो क्लियर करना है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।